बिहार असेंबली इंतखाबात के नतीजे भले ही 10 नवंबर को आए, लेकिन कयास आराइयों का बाजार गर्म है। अजीम इत्तेहाद और एनडीए दोनों ने ही अपनी अपनी जीत का दावा किया है। बिहार के एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं, इसी पर मबनी है हमारी ये रिपोर्ट। बिहार के नतीजे अगरचे 10 को आएंगे, लेकिन उसके पहले तमाम न्यूज चैनल्स और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं। सबसे चौंकाने वाले नतीजे टुडेज चाणक्य के रहे। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में अजीम इत्तेहाद को मुकम्मल अक्सरियत मिलती नजर आ रही है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में अजीम इत्तेहाद को 180 सीटें, एनडीए को 55 सीटें और दीगर के खाते में 8 सीटें जा रही हैं। आज तक और एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में भी अजीम इत्तेहाद को अक्सरियत मिलती नजर आ रही है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में एनडीए को 69 से 91, जबकि अजीम इत्तेहाद को 139 से 161 सीटें मिलती दिख रही हैं। एलजेपी के खाते में 3 से 5 और दीगर के खाते में 6 से 10 सीटें मिलने के इम्कान हैं। लेकिन टुडेज चाणक्य और एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में जहां अजीम इत्तेहाद को मुकम्मल अक्सरियत मिलती दिख रही है, तो भास्कर के सर्वे में एनडीए अक्सरियत के आंकड़े को छूता दिख रहा है। भास्कर के सर्वे में एनडीए को 120 से 127 सीटों का इम्कान है, तो अजीम इत्तेहाद 71 से 91 सीटों तक सिमटता दिख रहा है। भास्कर ने एलजेपी को 12 से 23 सीटें दी हैं, तो दीगर के खाते में 19 से 27 सीटें जाती दिख रही हैं। अगर कुछ और एग्जिट पोल की बात की जाए तो एबीपी सी वोटर्स के सर्वे में एनडीए को 104 से 128 सीटें और अजीम इत्तेहाद को 108 से 131 सीटों तक मिलने का इम्कान है, जबकि दीगर के खाते में 5 से 11 सीटें जाती दिख रही हैं। सी वोटर ने टाइम्स नाउ के लिए भी अलग से सर्वे किया है, जिसके नतीजे कमोबेश एबीपी जैसे हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे में अजीम इत्तेहाद को 120 सीटें, एनडीए को 116 सीटें और दीगर के खाते में 7 सीटें जाती दिख रही हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के नतीजे भी करीब करीब एबीपी और टाइम्स नाउ की तरह ही हैं। एनडीए को 116 सीटें और अजीम इत्तेहाद को 120 सीटें, जबकि दीगर के खाते में 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। रिपब्लिक टीवी और जन की बात के सर्वे को देखें तो एनडीए के खाते में 91 से 117 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं अजीम इत्तेहाद के 118 से 138 सीटें जीतने का इम्कान है, जबकि दीगर के खाते में 8 से 14 सीटें जा सकती हैं। यानी बाकी 3 सर्वे की तरह ही रिपब्लिक टीवी के सर्वे में भी कांटे की टक्कर दिख रही है। अब किसका सर्वे सही साबित होता है और किसका फेल, ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले न्यूज चैनलों और सर्वे एजेंसियों के इन एग्जिट पोल्स ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और एग्जिट पोल आने के बाद से बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस लीडर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पूरे इंतखाबात में तेजस्वी यादव ही अवाम की तवज्जो का मरकज थे। न्यूज़ 18 से बातचीत में अखिलेश ने कहा कि बिहार में अजीम इत्तेहाद की हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा कि अजीम इत्तेहाद में सब लोगों ने मिलकर इंतखाब लड़ा और उम्मीद है कि 150 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह से। अखिलेश जी, बिहार में जो चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल कह रहा है कि क्लीन स्वीप है आप लोगों की तरफ, 180 सीटें के आप लोग जीत सकते हैं, आरजेडी प्लस कांग्रेस और सारे लोग मिलकर के। देखिए, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, लेकिन इतना तय है, कल से मैं बोल रहा हूँ कि जो आकर्षण था इस चुनाव का वो थे तेजस्वी प्रसाद यादव, और महागठबंधन की निश्चित रूप से सरकार बनेगी, ये मैं कह सकता हूँ। बाकी 10 तारीख के बाद जो आएगा, 2 बात पक्का है, आकर्षण तेजस्वी जी के लिए था और उनके लिए घृणा का भाव था जनता में, नीतीश कुमार जी के लिए। तो ये साफ है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसमें लग रहा है कि काफ़ी बड़ी जीत होगी, क्लीन स्वीप होगा, तो उसमें आरजेडी की डिपेंडेंसी आप लोगों के ऊपर रहेगी, कांग्रेस के ऊपर रहेगी, या आपको लग रहा है कि नहीं एक तरफा जीत हो रही है? नहीं, आप लोग अपना न्यूज के तरीके से कुछ भी देखते हैं, मैं न्यूज के तरीके से नहीं देख रहा हूँ। वहाँ जब सब मिल के लेफ्ट गठबंधन, कांग्रेस और आरजेडी,
तो सबके लिए एक साथ हम लोग चुनाव लड़े हैं, एक साथ वोट पड़ा है, तो उसमें डिपेंडेंसी और नहीं डिपेंडेंसी तो सबका है एक दूसरे के प्रति। सब लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के लोग चला है। सब हम लोग पहले मिले हैं, तो सीटों का बंटवारा हुआ है, किस आधार पर वोट मांगा जाएगा ये तय हुआ है। तो अब इसमें डिपेंडेंसी तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ही आदमी। क्या कोई प्लान बी तैयार है आप लोगों को? चूंकि अभी एग्जिट पोल आया है, नतीजे आएंगे 10 तारीख को तो उसके लिए कोई प्लान बी आप लोगों का तैयार है कि अगर नैरो मार्जिन होता है, अगर कोई चीज़ें फंसती हैं, कुछ सीटें कम पड़ती हैं आप लोगों को या उनको कम पड़ती हैं, तो उस सिचुएशन में अपने गठबंधन को बहुमत के करीब लाने के लिए कोई प्लान तैयार है आपके पास? हम लोग 150 से ज़्यादा सीट जीतेंगे, ये लोग 100 से कम सीट जीतेंगे। इसमें प्लान बी का जरूरत है नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एग्जिट पोल के जो भी नतीजे आए हैं उसके आधार पर अभी कहना है अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के सांसद का कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और 150 से ज़्यादा सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। गुजरात में रोपेक्स फेरी सर्विस की आज शुरुआत हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने इसका इफ्तिताह किया। ये फेरी सर्विस सूरत और सौराष्ट्र के बीच चलेगी। आबी वसाइल को इक्तिसादी तरक्की से मजबूत करने की जानिब इसे अहम कदम माना जा रहा है। एक प्रोजेक्ट के शुरू होने से कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ती है और साथ साथ ईज ऑफ लिविंग भी कैसे बढ़ती है, इसका ये उत्तम उदाहरण है। साथियों, इस सेवा से गोगा और हजीरा के बीच अभी जो सड़क की दूरी 450 किलोमीटर की है, वो समंदर के रास्ते तरफ 90 किलोमीटर रह जाएगी। यानी जिस दूरी को कवर करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब उस सफर में सिर्फ 3-4 घंटे ही लगा करेंगे। साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म लालकृष्ण आडवाणी आज 93 बरस के हो गए हैं। यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आडवाणी की रिहाइशगाह पर जाकर उनसे मुलाकात की। अमित शाह और जेपी नड्डा भी हमरा मौजूद रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो पार्टी के करोड़ों कारकुनान के साथ साथ मुल्क के अवाम के लिए भी बाइस से तरगीब हैं। सैर व तफरी के लिए गए थे शमसुद्दीन। कई साल कैद में रहने के बाद उन्हें रिहा किया गया। अमृतसर क्वारंटीन सेंटर पहुंच गए हैं शमसुद्दीन। ताहम शमसुद्दीन की तबीयत नासाज है और जाहिर सी बात है कि कानपुर में शमसुद्दीन का खानदान बेहद खुश है। अपराध खाना ने हुकूमत हिंद का इस मौके पर बेहद शुक्रिया अदा किया है। तो कानपुर से ये अहम खबर है, जहां 30 साल के बाद शमसुद्दीन अपने घर लौटे हैं। दरअसल पाकिस्तान में सैर व तफरी के लिए शमसुद्दीन गए थे, जहां वो फंस गए थे। कई साल कैद में रहने के बाद शमसुद्दीन को रिहा किया गया। अमृतसर क्वारंटीन सेंटर में है अभी शमसुद्दीन। उनकी तबीयत नासाज है और इतने बरसों के बाद शमसुद्दीन की वतन वापसी पर कानपुर में मौजूद उनका खानदान बेहद खुश है और इस मौके पर अपराध खाना ने हुकूमत हिंद का शुक्रिया भी अदा किया। दिल्ली में ठंड ने दस्तक दे दी है, साथ ही फिजाई आलूदगी में भी इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 2-3 दिनों में फिजाई आलूदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। इस दौरान लोगों को सांस लेने में दुश्वारियों का सामना है। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में फिजाई आलूदगी का लेवल खतरनाक हद तक दर्ज किया गया। हमारी साथी रचना ने इसका जायजा लिया। ठंड का मौसम बढ़ते ही दिल्ली में वायु प्रदूषण और धुंध ने दस्तक दे दी है। दिल्ली का वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली के राजपथ इलाके में खड़ी हुई हूँ और अगर आप चारों तरफ देखें तो धुंध की एक लेयर छाई हुई है जो पोल्यूशन के कारण है। नॉर्थ ब्लॉक की साइड भी अगर आप देखें तो विजिबिलिटी बहुत कम यहाँ पर हो रही है और जो चारों तरफ ये जो धुंध जैसी दिखाई दे रही है, ये धुंध ना होकर प्रदूषण की एक लेयर है जो लगातार बढ़ती जा रही है। और सफ़र ऐप के जरिए भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अगर दिल्ली का ओवरऑल AQI आप देखें तो 398 के करीब है, जो सफ़र ऐप के जरिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर।
ये सीवियर स्टेज में है, यानी कि खतरनाक स्टेज में है। जिस तरीके से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, ये लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बन रहा है, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को सांस की दिक्कत लेने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, आँखों में जलन होती है। तो डॉक्टर्स भी लगातार हिदायत दे रहे हैं कि इन सब से बचें और मास्क लगाएं, क्योंकि कोविड-19 के चलते मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है और वायु प्रदूषण से बचने के लिए भी N95 मास्क लगाने की हिदायत डॉक्टर्स की तरफ से दी जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए कवायदों में जुटी हुई है, तमाम तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में पटाखों पर भी रोक लगा दी गई है। दिवाली पर जलने वाले पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है। 7 नवंबर से 30 नवंबर तक दिल्ली में पटाखे नहीं जल सकेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पटाखे जलाने से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता है, तो इसीलिए यहाँ पर पटाखों पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही अगर देखें तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उस पर भी फिलहाल रोक लगाई हुई है, जेनसेट पर रोक लगाई हुई है। तो तमाम तरीके की कवायदें ज़रूर सरकार की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। और जिस तरीके से गैस चैम्बर में इस वक्त दिल्ली तब्दील होती नज़र आ रही है, ये भी लोगों के लिए परेशानी है, क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, सर्दियां अब शुरू हो गई हैं और ऐसे में बढ़ता वायु प्रदूषण किस तरीके से लोगों के लिए खतरनाक होगा, ये आगे आने वाले दिनों में देखना होगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। जनूबी हिंदुस्तान में भी ठंड के साथ साथ फिजाई आलूदगी ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कानपुर में भी फिजाई आलूदगी में इजाफा देखा जा रहा है। कानपुर फिजाई आलूदगी में यूपी में तीसरे नंबर पर आ गया है। यहाँ AQI लेवल 443 दर्ज किया गया। कानपुर शहर उत्तर प्रदेश के 3 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है। वहीं देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में कानपुर शामिल हो गया है। यहाँ का AQI लेवल यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 को पार कर गया है और यहाँ की हवा बेहद जहरीली हो गई है। अगर धुंध की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये धुंध छाई हुई है, इस समय दिन का ये समय है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कि शाम हो गई है या सुबह का समय है। जिस तरह से ये हवा जहरीली होती जा रही है, आने वाले दिनों में दिवाली आने वाली है जिसमें पटाखे वायु को और प्रदूषित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जानकारों और डॉक्टरों का ये भी कहना है कि दमे की जो मरीज हैं उनके लिए ये हवा बेहद जहरीली है और बेहद खतरनाक है। जिस तरह से कोरोना काल में दमा के मरीजों को सतर्क रहने के लिए कहा गया था, उसको देखते हुए ये जो प्रदूषण हवा में घुल रहा है ये बेहद खतरनाक है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वाहनों को जाम लगा हुआ है वाहनों का, और ये धुआं लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से मौसम का असर और ठंड बढ़ती जा रही है, उसी तरह से प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। नाज़रीन, जब हमारे जहन में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके गर्दिश करते हैं तो हम उसकी खूबसूरती का तस्वुर करते हैं, लेकिन ये एक तस्वुराती दुनिया है जो कि हमें हकीकत से कोसों दूर ले जाती है, क्योंकि हकीकत में यहाँ पानी की बेहद कमी है। जंगलात की कटाई और कुदरती पानी के ज़राए मफकूद हो जा रहे हैं। अब जो लोग यहाँ मुकीम हैं वो पानी के तहफ़्फ़ुज़ को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ मुस्तकिल ज़ेर ज़मीन पानी की ज़ख़ीराअंदोज़ी का काम जारी है। जो हमारे यहाँ पर स्प्रिंग्स थे, दे वर मेंटेन बाय द ट्रेडिशनल नॉलेज। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, कभी भी उसमें सीमेंट वगैरह नहीं लगता था। ओवर टाइम क्या हुआ कि उसमें रिपेयर वगैरह के नाम पे सीमेंट लगा, लॉट ऑफ देम गॉट चोक्ड ड्यू टू दैट। चिराग ने भी जब शुरू किया, हम लोगों ने कुछ इंटरवेंशंस किए, तो कुछ जगहों पे पानी बढ़ा, कुछ पे नहीं बढ़ा। देन वी अप्रोच डिफरेंट टेक्निकल एजेंसीज, IIT रुड़की, एक्वाडैम, जियोलॉजी एक्वाडैम ने हमको सिखाया। हमने जो हमारी नॉलेज, ग्राउंड नॉलेज थी, जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी और जो एक्वायर्ड नॉलेज थी, उसको हमने एक पूल करके एक मेथोलॉजी बनाई और उसी चीज़ को जो हमने सीखा तो हमने उसको ट्रांसफ़र किया कम्युनिटी को। पहले हमें पानी कैसे बचाना, हम सोचते हुए बरसात होती है तो पानी बढ़ जाता है, तो ऐसा पता नहीं था कि कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, कैसे सूखता है, ये जानकारी नहीं थी। तो हमारा जो नौला में था, इसमें सबसे नीचे जो सीढ़ी है उसमें पानी पहुंच गया था। तो उसके बाद हमारे गांव के पुरुषों ने जो है चिराग संस्था को लिख प्रस्ताव दिया। कम्युनिटी को एक तो टेक्निकल नॉलेज है, उनके पास स्किल है कि उसको कैसे मैनेज करना है, मेंटेन करना है, और उनके पास रिसोर्सेज हैं। तो ये सब चीज़ें मिलने के कारण ये जो है सक्सेसफुल रहता है।
हम लोग वाटर क्वांटिटी की बात भी करते हैं और वाटर क्वालिटी की भी बात करते हैं। कंप्यूटर बाबा पर भी मध्य प्रदेश हुकूमत ने बड़ी कार्रवाई की है। इंदौर में वाक़ उनके आश्रम पर इंतजामी कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि गौशाला के नाम पर उन्होंने 40 एकड़ जमीन पर गैरकानूनी कब्जा कर रखा है। बड़ी तादाद में पुलिस मौके पर मौजूद है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एहतियाती तौर पर कंप्यूटर बाबा को भी हिरासत में लिया गया। उन्हें सेंट्रल जेल भेजने की तैयारी है। आज जो कार्रवाई हो रही है, आज तो सिर्फ यहीं पर कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा भी इनके द्वारा 1-2 स्थानों पर और भी जानकारी में है, उनमें प्रक्रिया पूर्ण हो रही है। नोटिस इत्यादि कार्रवाई है। आगामी समय में कलेक्टर महोदय के जैसे भी निर्देश होंगे हम कार्रवाई करेंगे विधि सम्यक। कहना है कि जो विधि सम्यक कार्रवाई है, इसमें सुबह जब हम लोग आए थे तो कार्रवाई प्रारंभ होने पर किसी भी कार्रवाई का सामान्य तौर पे आप देखते हैं अतिक्रमण की कार्रवाई होती है तो उसका विरोध किया जाता है। इसमें 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार परिशांति भंग करने में संबंधित एसडीएम द्वारा वारंट जारी कर जेल भेजा गया है। और वहीं इंदौर के रुकने असेंबली विशाल पटेल ने इस कार्रवाई की मुखालफत की। उन्होंने इंहदामी कार्रवाई पर कहा कि कलोता मंदिर समाज का है और कलोता समाज ने मिलकर इसे बनाया है। अगर मंदिर पर कोई कार्रवाई होती है तो पूरा कलोता समाज सड़कों पर उतर आएगा। कलोता समाज का मंदिर है, वो मंदिर पूरे समाज ने बनाया है। मैं इसके पहले भी जब वहाँ नोटिस जारी हुए थे उस समय भी मैं कह के आया था कि अगर मंदिर की एक भी कील हिली तो कलोता समाज पूरा रोड पर आएगा, इसका उग्र आंदोलन करेगा। और जिस प्रकार से भाजपा ये गंदी राजनीति कर रही है, आश्रम तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, कॉलेजेस तोड़ना, ये गंदी राजनीति है, हीन भावना है। मैं पुनः पूरे प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि अगर किसी भी प्रकार का कलोता समाज के मंदिर को अगर थोड़ा भी हिलाया गया, एक ईंट भी हिलाई गई, तो संपूर्ण मैं ही साथ में और संपूर्ण कलोता समाज, पूरा देपालपुर विधानसभा ही नहीं, समस्त जिले के कलोता समाज के लोग रोड पर उतरेंगे और उसकी जवाबदेही पूरी की पूरी प्रशासन को होगी। और इसका जवाब उन्हें देना तो ठीक है, हम ईंट से ईंट बजा के रहेंगे इस प्रशासन की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा बिलखुसूस अजमल खान तिब्बिया कॉलेज के तलबा इन दिनों बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। BUMS के तालिब इल्म सईदुर्रहमान ने MD के लिए वजारत आयुष के जरिए कराए गए ऑल इंडिया टेस्ट में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए पहला रैंक हासिल किया। सईदुर्रहमान मदरसा बैकग्राउंड से हैं और अपनी इस कामयाबी पर मसरत का इजहार करते हुए उन्होंने सभी का बेहद शुक्रिया अदा किया। वहीं AMU आर्ट्स फैकल्टी से कोर्ट मेंबर अब्दुल वहीद ने उनकी कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी।